तो आज का टॉपिक है हमारा फाइलिंग स्टेटस। तो सबको पता ही होगा कि फाइलिंग स्टेटस में। हेलो। मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। तो फाइलिंग स्टेटस क्या है कि यूएस में 5 टाइप के फाइलिंग स्टेटस होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल की। सिंगल फाइलिंग स्टेटस, फिर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, फिर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, फिर एचओएच, और फिर केओएसएस। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि ये होते क्या है। तो कोई भी रिटर्न भर जिस टाइम हम फाइल करते हैं, जैसे इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में तो हम सब अलग अलग ही रिटर्न फाइल करते हैं इंडिविजुअल की। लेकिन यूएस में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप सिंगल भी कर सकते हो, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली भी उसको कर सकते हो, और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली भी उसको कर सकते हो। एच ओ एच बी और के यू एस एस, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस के अकॉर्डिंग भी आप उसको कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें जो हम बात करेंगे वो करेंगे सिंगल की। भाई, सिंगल किसको मानेंगे हम यूएस के अंदर? सिंगल जो हो, एक फाइलिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग, जिसने फाइल अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंगल किसको मानेंगे? सिंगल पहली तो बात है कि वो बंदा अनमैरिड होना चाहिए। सेकंड, उसको हमने जो देखना है वो ईयर के एंड पे, यानी 31 दिसंबर के दिन हमने उसको देखना है कि उसका स्टेटस क्या है, क्या वो मैरिड है, अनमैरिड है। ये चीज देखनी होती है। और वो डज नॉट क्वालिफाई फॉर हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस के लिए। मतलब कि सिंगल हम उसको ही मानेंगे जो 31 दिसंबर को अनमैरिड होगा, ना वो एच ओ एच होगा और ना ही वो के ओ एस एस होगा। तो उसको हम सिंगल मानेंगे। तो इसका रूल है, उसको हमने ध्यान रखना है, तभी हम उसको बता सकते हैं ये सिंगल है या फिर ये कोई सा और स्टेटस रखता है। पहली बात है, दि- इसको हम जो मानेंगे 31 दिसंबर को उसका स्टेटस देखेंगे कि वो मैरिड है या फिर वो सिंगल है। दूसरा, अगर वो टैक्स पेयर अनमैरिड है तो पहले उसके टेस्ट करेंगे कि क्या वो एच ओ एच के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर रहा है। अगर वो एच ओ एच के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो फिर उसको हम सिंगल नहीं मानेंगे। उसके बाद उसका हम चेक करेंगे क्या वो क्यू एस एस के लिए तो नहीं क्वालिफाई कर रहा है। क्यू एस एस हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। और अगर इन दोनों में वो फॉल नहीं करता तो फिर उसको हम सिंगल ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो भी किसी को भी चेक करना है तो पहले उसका स्टेटस देखेंगे क्या वो सिंगल है या नहीं है। और जो लिमिट है सिंगल के लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगी उसको, वो मिलेगी 15,750। अगर वो बंदा सिंगल है तो 15,750 तक की अगर उसकी कोई इनकम होगी
तो वहां तक उसको कोई टैक्स नहीं देना है। मतलब इतने की उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी सीधी। और अगर वो सिंगल है और उसकी एज 65 अबव है, प्लस है, या फिर वो ब्लाइंड है, ठीक है, तो 2000 की लिमिट है। ये ब्लाइंड के लिए अलग से 2000 की लिमिट है, और एज के लिए अलग से, अगर वो 65 प्लस का है तो 2000 की। मतलब कि अगर वो दोनों है, 65 साल का भी है और ब्लाइंड भी है, तो उसको 4000 की डिडक्शन मिलेगी एक्स्ट्रा। तो यानी कि अगर वो दोनों है तो 15750 ये हो गया, और 4000 ये हो गया। तो उसको 19750 रुपये की डिडक्शन, डॉलर की डिडक्शन मिलेगी। ये दोनों अप्लाई हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है टैक्स पेयर के रूल के अकॉर्डिंग। अगर वो एक सिंगल है, मान लो कि उसका खाली वो ब्लाइंड है, तो 2000। अगर वो 65 साल से कम है तो फिर उसको सेम 15750 रिडक्शन मिलेगी। एक एमसीक्यू देख लेते हैं कि एक टैक्स पेयर है जो कि अनमैरिड है, कब, 31 दिसंबर को, एंड डज नॉट क्वालिफाई फॉर एच ओ एच। वो एच ओ एच के लिए भी नहीं क्वालिफाई करता और क्यूएसएस के लिए भी क्वालिफाई नहीं करता। तो विच फाइलिंग स्टेटस अप्लाई, तो उसके लिए कौन सा स्टेटस बेटर रहेगा? सिंगल का। क्योंकि वो ना तो एच ओ एच में क्वालिफाई कर रहा है और ना ही वो क्यूएसएस में क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए उसका सिंगल स्टेटस बेटर होगा। अब कुछ एग्जाम ट्रैप है जिसको हमने ध्यान से देखना है। यही एग्जाम में ज्यादा आते हैं कि हर अनमैरिड पर्सन को डायरेक्टली हमने सिंगल नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, उसको हमने सिंगल नहीं मानना है। दूसरा, हम दो टेस्ट करेंगे, ऑलवेज टू टेस्ट। कौन कौन से? एच ओ एच और क्यू एस एस। उसके बाद उसका हम स्टेटस देखेंगे लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, यानी कि 31 दिसंबर को उसका स्टेटस देखेंगे कि वो मैरिड है या सिंगल है, ठीक है। उसके बाद अगर वो सिंगल है तो उसको उसके हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। अगर वो सिंगल नहीं है तो फिर अलग रूल लगेंगे और उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलग होगी। ये समरी नोट है जो कि हमने एग्जाम के लास्ट डे पे पढ़ने होता है कि भाई अगर कोई सिंगल है तो अनमैरिड होना चाहिए, नॉट एच ओ एच, नॉट क्यू एस एस। इफ नो बेटर फाइलिंग स्टेटस फिट, चूज सिंगल। अगर कोई सा भी स्टेटस सही नहीं बैठ रहा तो हमने सिंगल को ही चूज करना है। सबसे फर्स्ट चेक एक्सेप्शन देन चूज द डिफॉल्ट। पहले एक्सेप्शन को चेक करेंगे कि क्या वो एच एच तो नहीं है, क्या वो क्यू एस एस तो नहीं है। उसके बाद ही हम सिंगल कंसीडर करेंगे। ये दो एमसीक्यू हैं इसके, ये आपने करने हैं, क्योंकि इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी कि भाई ये। एक एमसीक्यू मैं करा देता हूँ आपको, सेकंड वाला। रिया इज ए सिंगल, एज 66 एंड नॉट ब्लाइंड इन द टेक्सचर। रिया 66 एज है और ब्लाइंड नहीं है। शी इज नॉट क्लेम्ड एज ए डिपेंडेंट बाय एनीवन, और वो किसी के द्वारा डिपेंडेंट भी क्लेम नहीं की जाती। विच इज हर टोटल स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर 25। तो उसके लिए कौन सा होगा? पहले तो सिंगल, सिंगल है तो सिंगल की जो डिडक्शन है वो 15750, एंड एज 65 प्लस है तो उसके लिए 2000। तो टोटल हो गया 17750।
तो ये आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बाकी आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो आपने खुद पढ़नी है। उसके बाद आ गया मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। पहला हमने देखा सिंगल, अब आ गया मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली क्या होता है? जब टैक्स पेयर मैरिड कंसीडर किया जाता है, यानी जब वो मैरिड होता है और वो दोनों मिलके ज्वाइंट रिटर्न फाइल करते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके ज्वाइंट रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसको हम मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली बोलते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसमें जो डिडक्शन मिलती है वो, अगर एक, मान लो हस्बैंड है और वाइफ है, हस्बैंड की इनकम मान लो 90,000 है और वाइफ की 0 है, तब भी दोनों को 15,750 इसको, 15,750 इसको, तो दोनों को सेम डिडक्शन मिलेगी और इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये कितनी हो गई? 31,500। ये डिडक्शन मिल जाएगी उनको, दोनों को मिला के। इसका फायदा यही है कि अगर एक एक स्पाउस की, एक मान लो वाइफ की इनकम नहीं है या हस्बैंड की इनकम नहीं है, तब भी उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों को मिल जाएगी। इसलिए ज़्यादातर जो रिटर्न फाइल होती है वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही रिटर्न फाइल होती है। इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने है ना, इसका स्टेटस चेक करना है कि ये मैरिड है या अनमैरिड है, वो लास्ट डे पे देखना है। किसी का भी हमने स्टेटस देखना होगा वो लास्ट डे पे देखेंगे। तो ये मैंने कीवर्ड हाईलाइट किए हुए हैं साथ के साथ, कि भाई हम किसी का मैरिड स्टेटस देखेंगे तो वो लास्ट डे पे देखेंगे, यानी 31 दिसंबर को वो मैरिड है या अनमैरिड है उसके हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। अगर स्पाउस लीगली मैरिड है और साथ रहते हैं तो मैरिड कंसीडर होंगे। अगर लीगली मैरिड है बट अलग रहते हैं और फाइनल डिवोर्स या फिर सेपरेट मेंटेनेंस एग्रीमेंट नहीं है, मतलब कि उनका कोई, अलग रहते हैं वो लेकिन उनका कोई डिवोर्स नहीं हुआ या फिर कोई सेपरेट एग्रीमेंट भी नहीं बना हुआ लीगली, तो तब भी वो मैरिड कंसीडर किए जाएंगे। तब भी क्या, मैरिड कंसीडर किए जाएंगे। अगर डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ तो भी मैरिड स्टेटस अप्लाई करेगा, क्योंकि जब तक लीगली सेपरेट नहीं होंगे तब तक वो मैरिड ही कंसीडर किए जाएंगे। अगर स्पाउस की डेथ ईयर में हो जाए, मतलब कि जैसे किसी स्पाउस की डेथ 2025 में हो जाती है और वो फिर क्या होता है कि वो सिंगल रह जाता है, मान लो हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ क्या है, सिंगल रह गई, तो उस साल उसका स्टेटस, वो तब भी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की रिटर्न भर सकती है। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा? अगर उसने दोबारा मैरिज नहीं की तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की उस हस्बैंड के साथ मिलके रिटर्न भर सकती है जिस हस्बैंड की डेथ हुई है। ज्वाइंट रिटर्न पर जनरली दोनों स्पाउस के सिग्नेचर होने चाहिए। जब भी कोई ज्वाइंट रिटर्न भरी जाएगी उस पे दोनों ही, जितन मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ के सिग्नेचर जरूरी है, दोनों की कंसेंट जरूरी है। ज्वाइंट रिटर्न में इनकम डिडक्शन और क्रेडिट एग्रीगेट में रिपोर्ट होते हैं, मतलब कि इकट्ठा मिला के क्रेडिट डिडक्शन सबको मिला के तब ही वो रिपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो ज्वाइंट रिटर्न होती है। अगर डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड अलाउ है कि हस्बैंड तो ले रहा है उसमें क्रेडिट और वाइफ ले रही है उसमें डिडक्शन,
तो वो अलाउ नहीं है इसमें, क्योंकि ज्वाइंट रिटर्न का रूल है कि जब भी हम ज्वाइंट रिटर्न भरेंगे, या तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, या फिर उसके लिए हम क्रेडिट लेंगे, आइटमाइज्ड डिडक्शन। एक ही चीज मिलेगी दोनों में से, दोनों नहीं मिलेगी। अगर दोनों अलग अलग लेने की कोशिश करेंगे कि हस्बैंड स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहा है, वाइफ आइटमाइज्ड डिडक्शन ले रही है, तो वो रिटर्न अलाउड नहीं करेगी, एक ही लेनी पड़ेगी दोनों को। तो ये रूल है मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के। इनसे ही क्वेश्चन बनेगा, इनको ही पढ़ना है, क्योंकि ऊपर वाली जो चीजें हैं वो सिर्फ समझने के लिए है, और मेन जो रूल आएगा सिर्फ वो ही हमने पढ़ना होता है। अब इसकी लिमिट मैंने अभी आपको बता दी थी कि अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहा है तो सिंगल के लिए कितनी है, 15,750 प्लस 15,750। ये हस्बैंड की हो गई, ये वाइफ की हो गई, तो दोनों को मिला के 31,500 डिडक्शन हो गई टोटल मिला के। एडिशनल डिडक्शन सिंगल के केस में जो हमने देखा था कि अगर वो 65 प्लस का है तो 2,000 की डिडक्शन थी, और अगर वो ब्लाइंड भी है तब भी 2,000 की, यानी सिंगल के केस में हमें 2,000 की डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है तो हमेशा याद रखना, यहाँ कंफ्यूज होंगे कि वहाँ पे दिया जाएगा 2,000, तो 1,600 की डिडक्शन है। अगर वो ब्लाइंड है तो 1,600 की मिलेगी, अगर वो पैसे प्लस है तो भी 1,600 की। मतलब दोनों डिडक्शन अलग अलग है, यानी कि 1,600 प्लस 1,600, 3,200 डिडक्शन मिल सकती है। ये हमने देखना है, ये कंसीडर मत करना कि एक ही डिडक्शन मिलेगी, दोनों को अलग से 65 की अलग मिलेगी और ब्लाइंड की अलग से मिलेगी। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है। इनकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो है 15,750, 15,750। अब दोनों के दोनों 65 प्लस है, तो यहाँ पे 1,600 की मिल जाएगी, यहाँ पे भी 1,600। और अगर दोनों ब्लाइंड है तो 1,600 इसमें और 1,600 इसमें, इनका टोटल जो आएगा उनको मिला के टोटल डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये अलग अलग डिडक्शन मिलती है, इसको हमने ध्यान में रखना है। अगर एक स्पाउस एनआरए है, मतलब कि एक जो हमारा हस्बैंड है वो तो है यूएस सिटीजन, और वाइफ जो है वो है इंडियन, तो इस केस में रिटर्न, जॉइंट रिटर्न अलाउड नहीं होती। लेकिन अगर वो अपनी पिछले साल की इनकम, अब वाइफ भी अपनी इनकम दिखा दे और वहां पे उस चीज का टैक्स दे दे, वर्ल्ड वाइड इनकम अगर वो दिखा देती है उस ज्वाइंट रिटर्न के अंदर, जो उसकी इंडिया से भी इनकम है, तो वो अलाउ कर दी जाती है, तो वो फिर ज्वाइंट रिटर्न भर सकते हैं, अदरवाइज ज्वाइंट रिटर्न नहीं भर सकते। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ए मैरिड कपल इज लीगली मैरिड ऑन December 31, वाइफ अर्न 90,000 एंड हस्बैंड हैज नो इनकम। अभी हमने देखा था बोथ एग्री टू फाइल वन रिटर्न, विच फाइलिंग स्टेटस अप्लाई। अभी हमने देखा था कि एक की इनकम है, एक की इनकम जीरो है, तो तब भी हम मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टेटस होगा
वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली का अलाउड है। अब एग्जाम के ट्रैप क्या आ सकते हैं? एक तो कभी भी अगर कोई हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं तो इससे ये नहीं है कि वो अनमैरिड है, अनमैरिड माने जाएंगे, नहीं। जब तक वो लीगली सेपरेट नहीं होते तब तक वो अनमैरिड नहीं माने जाएंगे। अगर डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है तो तब भी वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर एक स्पाउस सेपरेटली फाइल करे तो दूसरा भी जनरली सेपरेट फाइल करेगा, अनलेस वो एच क्वालिफाई करता हो। अब यहाँ पे एच का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक बंदा एच क्वालिफाई कर रहा है और एक सेपरेटली फाइल कर रहा है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन वो कर सकता है। ज्वाइंट रिटर्न फाइल होने पर ड्यू डेट निकलने के बाद उसे जनरली सेपरेट रिटर्न में चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने कोई ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर दी और उसकी ड्यू डेट निकल गई तो उसमें तो उसमें अगर वो सेपरेट रिटर्न फाइल की है आपने तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि भाई अभी हमने ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर दिया है और उसके बाद आप चाहते हो कि ड्यू डेट निकल गई है कि अब हम उसको है ना दोबारा से सेपरेट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो वो ड्यू डेट निकल जाती है तो उसके बाद हम उसको सेपरेट फाइल नहीं कर सकते, ना ही उसमें हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेपरेट रिटर्न फाइल की होगी तो उसको बाद में हम अमेंड करके ज्वाइंट रिटर्न में भर सकते हैं। लेकिन ज्वाइंट रिटर्न से सेपरेट रिटर्न में नहीं जा सकते, ज्वाइंट से सेपरेट में नहीं जा सकते, सेपरेट से ज्वाइंट में जा सकते हैं। बाकी आगे इसकी एक समरी दी हुई है जो आपने खुद पढ़नी है, इसी के क्रक्स निकाल के दिया हुआ है। इससे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपने खुद करने हैं। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछना है अपने। अब आ गया सेम सेक्स स्पाउस। मतलब सेम सेक्स स्पाउस का मतलब क्या होता है कि जैसे यूएसए में क्या कल्चर है कि सेम जेंडर, मान लो मेल प्लस मेल, ये शादी कर लेते हैं, या फीमेल फीमेल प्लस फीमेल, तो ये वहाँ पे अलाउड है और इनको मैरिड कंसीडर किया जाएगा। और इसके लिए भी सेम रूल है, यानी कि सेम सेक्स स्पाउस भी मैरिड फाइलिंग स्टेटस के लिए क्वालिफाई करेगा। ये सिर्फ लीगली मैरिड इंडिविजुअल पर अप्लाई होता है, मतलब उनकी लीगली मैरिज होनी चाहिए। कोई डोमेस्टिक पार्टनरशिप या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या फिर सिविल यूनियन या फिर कोई वैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि या लिव इन रिलेशन में रहने लग जाता है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो लीगली मैरिड होने चाहिए वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि इंजर्ड स्पाउस क्या होता है। जब आपने देखा होगा कि मान लो कोई जब ज्वाइंट रिटर्न फाइल करता है तो मान लो कि एक हस्बैंड है एक वाइफ है। हस्बैंड पे लाइबिलिटी थी $5 लाख की,
और वाइफ पे कोई लाइबिलिटी नहीं थी। लेकिन वाइफ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मान लो कि इसके ऊपर कोई पास्ट ड्यू है या नहीं है। तो उसको क्या होगा कि वो वाइफ उसके लिए अपना रिफंड ले सकती है अगर उसने कोई भी ज्वाइंट ओवर पेमेंट में पास्ट ड्यू अमाउंट पे करने के लिए यूज होता है। मतलब कि अगर आप हस्बैंड के ऊपर लाइबिलिटी और वाइफ को पता ही नहीं है उस चीज का, तो वाइफ उसको रिफंड ले सकती है। इंजर्ड स्पाउस के क्लेम के लिए कोई डॉलर अमाउंट लिमिट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ओवर पेमेंट रिफंड पे ही अप्लाई होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इस रिफंड को लेने के लिए आपको हमेशा एक फॉर्म याद रखना पड़ेगा, 8379। अगर ये फॉर्म फाइल करोगे तब ही आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप रिफंड नहीं ले सकते। इंजर्ड स्पाउस की कुछ कंडीशन है कि भाई इंजर्ड स्पाउस किसे बोलेंगे हम, मतलब कि किसको इंजर्ड स्पाउस माना जाएगा। एक तो अगर उसने रिफंड लेना है तो ज्वाइंट रिटर्न फाइल करना होगा, तभी वो रिफंड के लिए एलिजिबल है। रिपोर्टेड इनकम होनी चाहिए। रिपोर्टेड इनकम मतलब कि उसकी जो इनकम है क्या वो वेजिस चाहिए, क्या वो इंटरेस्ट चाहिए, कोई W2, या फिर कोई भी उसके पास प्रूफ होना चाहिए उस चीज का कि हाँ ये मेरी इनकम है। अगर कोई टैक्स की पेमेंट की है तो उसका भी उसके पास प्रूफ होना चाहिए। क्या उसने कोई TDS वगैरह जमा कराया, कोई एस्टिमेटेड टैक्स जमा कराया, या कोई अर्न इनकम क्रेडिट लिया है, या फिर कोई रिफंडेबल क्रेडिट क्लेम किया है, तो उस चीज का भी उसके पास प्रूफ होगा, तो ही वो उसके लिए रिफंड के लिए जा सकती है। और इसके लिए फॉर्म 8379 फाइल करना जरूरी है। अगर ये फाइल नहीं करोगे तो रिफंड नहीं ले सकते। एग्जाम्पल दिया हुआ है, राहुल और प्रिया ने ज्वाइंट रिटर्न फाइल किया। राहुल पर पहले का सालों का जो मतलब कि 5,000 का ड्यू था, टैक्स ड्यू था, और उससे ज्वाइंट रिटर्न में 4,000 का रिफंड आता था। और जो रिफंड आता था वो जो प्रिया है उसका रिफंड बनता है। तो प्रिया क्या कर सकती है, जब उसको इस चीज के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, तो वो अपना इंजर्ड स्पाउस है तो वो अपना 8379 फाइल करके अपना रिफंड क्लेम कर सकती है। ये बात ध्यान रखनी है। बाकी समरी नोट है और इसके 2-3 क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं। अब आ गया मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। कि भाई मैरिड फाइलिंग सेपरेटली क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो मैरिड तो है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो सेपरेटली कर रहे हैं। मतलब कि उनके पास ये राइट होता है कि वो ज्वाइंट रिटर्न फाइल करे या ना करे। वो अपनी अलग अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठी भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, कई बार ऐसा होता है कि मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करने पे उनको ज़्यादा बेनिफिट आ रहा हो, तो इस वजह से वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि जो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल होगी उसमें उनकी इनकम अलग से दिखाई जाएगी, उनको क्रेडिट डिडक्शन सब अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा। जिसकी जितनी हस्बैंड की जो इनकम होगी वो हस्बैंड अपनी रिटर्न में दिखाएगा, वाइफ की जो इनकम होगी वो वाइफ अपनी रिटर्न में दिखाएगी।
अगर कोई डिडक्शन है तो हस्बैंड अलग से ले सकता है, वाइफ अलग से ले सकती है। कोई क्रेडिट है तो वो अपनी रिटर्न में उस तरीके से ले सकते हैं। अगर किसी हस्बैंड मतलब स्पाउस में से किसी ने कोई ज्वाइंटली प्रॉपर्टी ओन की है तो वो उसका क्लेम कर सकता है अपनी सेपरेट रिटर्न में। लेकिन एक ही बंदा कर पाएगा जिसने उसकी पेमेंट की है, दोनों उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। मान लो किसी ने एक प्रॉपर्टी ली जिसके वो ज्वाइंट ओनर थे, लेकिन एक बंदे ने उसका पूरा पेमेंट किया, तो उस पेमेंट से रिलेटेड डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं। मेन चीज क्या है, हमने रूल देखना है और इसकी लिमिट देखनी है। दोनों स्पाउस अलग अलग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हर स्पाउस अलग अलग आइटम जैसे इनकम, डिडक्शन, क्रेडिट रिपोर्ट करता है। एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के डिडक्शन, क्रेडिट या एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। अभी बताया है कि वो सिर्फ अपने ही कर सकता है, दूसरे के नहीं कर सकता। वो तभी कर सकता है अगर उन्होंने ज्वाइंट रिटर्न फाइल की हो। अगर सेपरेट किया है तो वो अपने अपने से ही खर्चे और इनकम से रिलेटेड अपने ही इनकम में दिखा पाएगा। ज्वाइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी के लिए जो एक्सपेंस अपने पैसे से किए गए हैं उनकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो ये मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली हम रिटर्न फाइल करते हैं, ये कम, इसमें कम ही बेनिफिट होता है। लेकिन कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसको देखना होता है, कई बार वो यूजफुल भी हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जो फाइल होती है वो जो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली होती है। इसकी जो लिमिट है, अगर वो सिंगल में ही कर रहे हैं सेपरेटली, तो वही है 15,750। और लिमिट सेम रहेगी जो ज्वाइंट वाले में मिली थी, वही इसमें मिलेगी कि 65 साल या ब्लाइंड है तो 1600 पर। उसके हिसाब से ये 1600 ही क्यों है, सिंगल के लिए वहां पे 2000 थी, लेकिन ये मैरिड है इस वजह से ये अपने फाइलिंग सेपरेटली कर रहे हैं। लेकिन इनको जो डिडक्शन मिलेगी वो 1600 तक की ही मिलेगी, 2000 की उनको नहीं मिलेगी। अब आ जाओ एग्जाम ट्रैप। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होता टैक्स लाइबिलिटी के लिए। मतलब अभी बताया था कि भाई ये इतना सही नहीं होता, इसमें ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलती। लेकिन वो डिपेंड करता है कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है कि जो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल करते हैं तो उसमें क्रेडिट और डिडक्शन की जो लिमिट है वो भी लिमिटेड हो जाती है। अभी बताया था कि अगर एक स्पाउस आइटमाइज करता है तो दूसरे को भी आइटमाइज ही करना पड़ेगा, चाहे वो मैं सेपरेटली फाइल कर रहे हैं तब भी। ये नहीं है कि एक उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेगा, एक आइटमाइज, दोनों को सेम लेनी पड़ेगी। और जो प्रॉपर्टी की पेमेंट की डिडक्शन लेगा वो डिपेंड करेगा ओनरशिप के रूल के अकॉर्डिंग। अगर 50-50 है तो 50-50 ले सकते हैं, नहीं तो जिसकी ओनरशिप है वो उसकी डिडक्शन ले सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे समरी नोट्स बना रखे हैं इससे, ये आपने देखने हैं। इनोसेंट स्पाउस रिलीफ। इनोसेंट स्पाउस वैसे ही है जैसे इंजर्ड स्पाउस है। इनोसेंट स्पाउस होता क्या है, मान लो कि एक हस्बैंड है जो कि यूएस सिटीजन है, वाइफ यूएस सिटीजन है और हस्बैंड इंडियन है। तो कई बार क्या होता है कि वो दोनों फाइल करते हैं रिटर्न ज्वाइंटली। तो उसमें क्या होगा कि
जो हस्बैंड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइबिलिटी है, तो वो जॉइंट लाइबिलिटी जो है वो इनोसेंट स्पाउस पर भी अप्लाई हो जाती है, और वो उसके लिए लाइबल हो जाती है। लेकिन अगर वो उस चीज से अवेयर ही नहीं है, तो वो इनोसेंट स्पाउस रिलीफ ले सकती है उस चीज का। इसमें जैसे लिखा हुआ है, ज्वाइंट रिटर्न में टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए दोनों स्पाउस पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम कोई ज्वाइंट रिटर्न भरते हैं, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए दोनों स्पाउस पूरी तरह के होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर टैक्स पेयर इनोसेंट स्पाउस रिलीफ के लिए क्वालिफाई करता है, तो उसे पार्ट या फिर ऑल लाइबिलिटी से रिलीफ मिल सकता है। मतलब कि अगर इन इनोसेंट स्पाउस है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है, और वो उसके लिए अपने प्रूफ दे देता है कि भी मुझे तो इस चीज का पता ही नहीं था, मुझे तो धोखे में रखा गया है, तो उसकी रिलीफ ले सकता है। वो पार्ट में भी मिल सकती है और फुल भी मिल सकती है। इसका हम कॉन्सेप्ट में ही देखेंगे कि ये है क्या। इनोसेंट स्पाउस रिलीफ ज्वाइंट रिटर्न लाइबिलिटी पर अप्लाई होता है। मतलब कि इनोसेंट स्पाउस रिलीफ जो मिलेगा, अगर कोई ज्वाइंट रिटर्न फाइल की है और कोई लाइबिलिटी उस पे अकर हुई है, और वो इनोसेंट स्पाउस को नहीं पता थी, तो ही उसके लिए वो इलिजिबल है उसको लेने के लिए। अगर वो उन रूल्स को फॉलो करता है और उसमें वो सही होता है, तो ही वो उसके लिए इलिजिबल होगा, अदरवाइज इलिजिबल नहीं होगा। तो ये जो लाइबिलिटी का वो मिलेगा, वो उसको पूरा भी मिल सकता है और कुछ पार्ट भी मिल सकता है। इसके रूल क्या है? अंडरस्टेटमेंट टैक्स, मतलब कई बार क्या होता है कि इनकम कम दिखा देते हैं, और इनकम कम दिखाने से क्या होगा कि हमें टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि उन्होंने कम वो दिखाई, तो उसके वजह से टैक्स कम भरना पड़ा, लेकिन बाद में अगर उसका पता चल गया, तो उसकी केस में वो पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर इनोसेंट टैक्स पेयर को उसके बारे में नहीं पता था, तो वो अपने पार्ट की क्या ले सकता है, डायरेक्शन ले सकता है। कई बार क्या होता है कि जो इनोसेंट टैक्स पेयर है, वो डिवोर्स हो चुका है उसका, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि कुछ बंदे उसके साथ रिटर्न फाइल कर देते हैं, और वो लाइबिलिटी उस पर अकर हो जाती है। तो अगर वो वहाँ पे लीगली डॉक्यूमेंट दिखा दे कि हम डाइवोर्स है, तो वहाँ पे भी वो इनोसेंट की रिलीफ ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सभी फैक्ट और सर्कमस्टांसी देखने के बाद ही इनोसेंट स्पाउस उसकी लाइबिलिटी से रिलीफ ले सकता है। जैसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है, ए ज्वाइंट रिटर्न अंडरस्टेटेड टैक्स बिकॉज वन स्पाउस omitted इनकम एंड द अदर स्पाउस डिड नॉट नो द omission, what relief may the unaware spouse seek? तो क्या कर सकता है इस केस में? वो इनोसेंट स्पाउस की रिलीफ ले सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, कि उसकी नॉलेज में ही नहीं था कि उसने कोई इनकम ओमिट की हुई है। ठीक है, दूसरे पार्टनर ने कोई, अगर मान लो किसी दूसरे पार्टनर ने इनकम ओमिट की हुई है, तो इनोसेंट स्पाउस उसके लिए ज्वाइंटली लाइबल नहीं होगा, वो उसका रिलीफ ले सकता है। एग्जाम में ट्रैप क्या है? मेन आपने जो पढ़ना है, एक तो एग्जाम ट्रैप पढ़ना है, एक रूल, एक कॉन्सेप्ट। यही है, इन्हीं में क्रक्स है, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज में आएंगे। इनोसेंट स्पाउस रिलीफ सिर्फ बाद में डिस एग्रीमेंट की वजह से ही नहीं मिलता।
ये रिलीफ जनरली ज्वाइंट रिटर्न लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है। मतलब हमने ये सारी चीजें लगभग पढ़ ली है। तो ये आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाना। बाकी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो मेन आएगा, एक तो क्यू एस एस से और एक आएगा एच ओ एच से। जो आज की क्लास है, मतलब चैप्टर फर्स्ट में से कम 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। चैप्टर 1, 2, 3, इन 3 चैप्टर में से 30 से 35 मार्क्स कवर होते हैं। तो ये सोच के चलो कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कि एच ओ एच का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाए, 3 मार्क्स का आ जाए। सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के नहीं होते। कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होते हैं। तो जो एच ओ एच का क्वेश्चन आएगा, वो ये लगाओ कि 2 मार्क्स का कम से कम आएगा। और क्यू एस एस का क्वेश्चन आएगा, वो 1 मार्क्स होगा। सिंगल का क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन हमने पढ़ना होता है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। क्वेश्चन भी उससे करने होते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको आराम से कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। वो भी सिंपल है। उसमें जो सिर्फ क्वेश्चन बनेगा, वो 65 प्लस ब्लाइंड का बनेगा, जिसमें लिमिट मेन है 1600। वो देखना है बस। बाकी इनमें से सेम सेक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं बनना, और बनेगा तो वो बिल्कुल सिंपल होगा। वो आप कर सकते हैं। इनोसेंट स्पाउस का भी क्वेश्चन, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया तो इजीली कर पाओगे। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपने खुद से करने हैं। अब आ गया क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। अब क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस क्या होता है? क्वेश्चन क्यू एस एस भी लिखा सकता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म यही है। मान लो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। 2025 में हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो इस केस में वाइफ अकेली रह गई, तो वो 2025 में उसका स्टेटस क्या होगा? ये हमने देखना होता है 31 दिसंबर को। तो हमेशा सोच के चलना, क्यू एस एस जो मिलेगा उसको, वो 2026 में और 2027 में मिलेगा। 2 साल के लिए मिलता है। 2025 में वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही फाइल कर सकती है, जो उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है उससे साथ, उ- उसकी इनकम के साथ अपनी रिटर्न फाइल कर सकती है। और 26 27 में वो 2 सालों में वो क्या होगी? क्यू एस एस होगी। लेकिन कुछ कंडीशन है, वो क्यू एस एस कब रहेगी और कब वो क्यू एस एस नहीं रहेगी। तो ये चीजें हमने अभी देखनी है। ये देखो लिखा हुआ है, क्यू एस एस स्टेटस स्पाउस की डेथ के ईयर के बाद। डेथ की ईयर के बाद, डेथ की ईयर के बाद आने वाले 2 साल तक अवेलेबल होता है। यानी कि डेथ वाले ईयर में तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली फाइल कर सकती है। आने वाले 2 सालों में वो क्यू एस एस का स्टेटस ले सकती है। क्यू एस एस के स्टेटस में क्या फायदा है? मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की जो डिडक्शन उसको मिलती है, वही क्यू एस एस में मिल सकती है। चाहे वो सिंगल है तो उसको वो डिडक्शन तब भी ले सकती है। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली वाले सारे बेनिफिट उसको मिलेंगे आने वाले 2 साल तक। अगर वो, कुछ कंडीशन है, अगर वो दोबारा री मैरिज ना करे उस टैक्स ईयर में, तो उस साल उसको मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली और आने वाले 2 सालों में क्यूएसएस मिलेगा। सर्वाइविंग स्पाउस, डेथ के ईयर में डिसीज स्पाउस के साथ, मतलब कि जिसकी डेथ हो गई है,
मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए क्वालिफाई करता है। ये मैंने आपको बता दिया है। अगला, सर्वाइविंग स्पाउस ने टैक्स ईयर के दौरान हाउस होल्ड मेंटेन किया होना चाहिए। मतलब कि जिस टाइम हम, मतलब कि जिस टैक्स ईयर में उन उसकी डेथ हुई है, उसने एक हाउस मेंटेन किया होना चाहिए जिसके अंदर वो रह रह रहे हैं। मतलब कि उसकी 50% से ज्यादा खर्चा उसने खुद उठाया हो। हाउस होल्ड मेंटेनेंस का मतलब है कि स्पाउस ने हाउस होल्ड मेंटेन करने के टोटल कॉस्ट का 50% से ज्यादा खर्चा उठाया हो। कब? टैक्स ईयर के दौरान, जब उसकी डेथ हुई है। हाउस होल्ड क्वालिफाइंग डिपेंडेंट के प्रिंसिपल प्लेस को अडॉप्ट होना चाहिए। मतलब कि जिस टाइम मान लो उसकी डेथ हुई है, उस टाइम उसके जो डिपेंडेंट है, उनका प्रिंसिपल प्लेस जिसमें वो रह रहे हैं, वो उनका घर होना चाहिए, जिसमें हम 50% की कॉस्ट इंक्लूड होती है। क्वालिफाइंग डिपेंडेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जिनकी, जैसे बेटा हो गया, बेटी हो गई, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ये उसमें इंक्लूड होते हैं। और एडॉप्टेड चाइल्ड भी इंक्लूड होता है। लेकिन फोस्टर चाइल्ड इंक्लूड नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर इसमें बनेगा फोस्टर चाइल्ड। इसको कैसे याद रखना है? इसका एक सिंपल वो है कि मान लो वो पहले ही बेचारा बंदा मर गया है, वो पहले ही अकेली रह रही है, वो दूसरे का भार कैसे उठाएगी? जिस फोस्टर चाइल्ड, जिसका मतलब कि वो उसका अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड नहीं है, तो उसका भार वो कैसे उठाएगी? तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो आपने ऐसे याद रखना है। लेकिन अगर आपने कोई बच्चा गोद ले रखा है, अडॉप्ट किया हुआ है, वो आपका ही बच्चा माना जाएगा, और वो आपका डिपेंडेंट माना जाएगा। उसको इंक्लूड करना है। जो हम 50% की खर्चा किया हुआ, वो इनमें, इनके ऊपर किया जाना चाहिए। अब जो की पॉइंट बताए हैं इसमें, कि एक तो ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं उस साल में जिस साल में डेथ हुई है। दूसरा, उसने है ना रीमैरिज ना की हो, तो वो उसके बेनिफिट ले सकती है। तो सर्वाइविंग स्पाउस में इतना ही है। मेन जो है, ये पैरा है, ये अपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें सबसे मेन जो है, फोस्टर चाइल्ड इंक्लूड नहीं होता, इसको ध्यान रखना है। सेकंड, अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक तो बनेगा फोस्टर चाइल्ड से। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि मान लो किसी हस्बैंड की वाइफ की डेथ हो जाती है 25 में, तो उस साल उसको कौन सा स्टेटस लेना पड़ेगा? उस साल उसको मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही लेना पड़ेगा। लेकिन उससे अगले 2 सालों में वो क्यूएसएस ले सकती है। ये दो क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनना इसमें से। ये आपने ध्यान रखना है। एक 50% वाले को पढ़ के जाना है। इनको अभी से रटते चलो। जिन चीजों पर मैं जोर दे रहा हूँ बार बार, यही चीजें बार बार आएंगी। सीपीए के एग्जाम में भी यही चीजें आती हैं, और ईए के एग्जाम में भी यही चीज आती है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने सर्कल कर दिया है। एक अडोप्टेड चाइल्ड का भी इसमें ध्यान रखना है। अडोप्टेड चाइल्ड इंक्लूड होता है, फोस्टर चाइल्ड इंक्लूड नहीं होता। यही एक डिफरेंस बता देता हूँ। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब क्यूएसएस और एचओएच में क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान रखना है कि जिस जो बंदा पहले ही अकेला रह गया हो, जिससे मान लो पहले ही हस्बैंड की या वाइफ की डेथ हो गई है, वो दूसरे बच्चे का भार कैसे संभालेगा? तो फोस्टर चाइल्ड को इंक्लूड नहीं करना। अगर वो एच है, एच है तो मतलब कि उस सिंगल की तरह है एक किस्म से, तो वो
फोस्टर चाइल्ड वहां पे इंक्लूड होगा, HOH में इंक्लूड होगा, KOSS में इंक्लूड नहीं होगा, KOSS में इंक्लूड नहीं होगा, HOH में इंक्लूड होगा। ये क्वेश्चन है, ये कर लेना आप। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, सेम उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बने हैं, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। अब आ गया मेन इम्पोर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन बनने हैं। सबसे पहले तो HOH, हेड ऑफ हाउस होल्ड, क्या होता है ये? पहले तो एक बात समझो कि हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए टैक्स पेयर QSS के रूप में फाइल नहीं करता। मतलब कि जो हेड ऑफ हाउस होल्ड होता है वो QSS के रूप में फाइल नहीं कर सकता। तो जो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस है वो क्या कर सकता है? या तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली फाइल करेगा, या फिर वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल कर सकता है। अगर सर्वाइविंग स्पाउस ने दोबारा शादी कर ली, तो न्यू स्पाउस के साथ मिलके वो ज्वाइंटली भी फाइल कर सकते हैं और सेपरेटली भी फाइल कर सकते हैं। आप समझते हैं तो इसका रूल क्या है? HOH और क्वालिफाइंग सर्वाइस, मतलब HOH और QSS जो दोनों हैं, दोनों फाइलिंग स्टेटस अलग अलग है, दोनों फाइलिंग स्टेटस अलग है। जो टैक्स पेयर सर्वाइविंग स्पाउस रूल में आता है, मतलब कि जो QSS में आता है, वो इस रूल के अंदर HOH चूज नहीं कर सकता। मतलब जो HOH है वो QSS नहीं बन सकता, और जो QSS है वो HOH नहीं बन सकता। उस साल में तो नहीं बन सकता, आगे के रूल आगे देखते हैं। QSS जनरली फैक्ट के हिसाब से अभी बताया था कि या तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली या मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल कर सकता है, और उसको आने वाले 2 सालों में QSS का भी मिल जाता है। अगर वो शादी कर लेता है QSS, तो वो क्या करेगा, नए पार्टनर के साथ मिलकर ज्वाइंट रिटर्न भी फाइल कर सकता है। क्वेश्चन है, ए टैक्स पेयर स्पाउस डाइड इन प्रायर ईयर, मतलब कि एक टैक्स पेयर का जो स्पाउस है उसकी डेथ हो गई प्रायर ईयर में, ड्यूरिंग द करंट टैक्स ईयर टैक्स पेयर रीमैरिड, टैक्स पेयर ने दोबारा शादी कर ली इस साल में। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट है ए, द टैक्स पेयर में फाइल ए QSS। सेकंड है, द टैक्स पेयर में फाइल विद द न्यू स्पाउस ज्वाइंटली और सेपरेटली। थर्ड है, द टैक्स पेयर मस्ट फाइल ए सिंगल। और डी है, द टैक्स पेयर में चूज एनी फाइलिंग स्टेटस। मतलब जब उसने दोबारा शादी कर ली है, तो नए स्पाउस के साथ या तो ज्वाइंटली फाइल कर सकता है या फिर सेपरेटली फाइल कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि उसने दोबारा शादी कर ली है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टेटस चूज करेगा। उसके बाद इसका एग्जाम ट्रैप है कि HOH और QSS को मिक्स मत करो। अभी वो बताए, री मैरिज को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इससे फाइलिंग स्टेटस चेंज हो सकता है। अगर री मैरिज कर लिया है तो क्या पता हो MFJ बन जाए, QSS ना रहे। और ये भी एज्यूम नहीं करना है कि भाई अगर उसने बंदे ने दोबारा शादी कर ली है तो भाई उसका वही स्टेटस चलता रहेगा, वो QSS ले लेगा। तो ये
पॉसिबल नहीं है। अब एच ओ एच क्या है उसके बारे में समझेंगे। एक तो कभी भी हम एच ओ एच देखेंगे, सबसे पहले एच ओ एच के लिए हम उसका जो मैरिज की है मैरिटल स्टेटस देखेंगे उसका। उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि वो एच ओ एच है या नहीं है। और वो कब देखा जाएगा? लास्ट डे पर। अगर वो अनमैरिड होना चाहिए, मतलब कि 31 दिसंबर पे अगर एक पर्सन अनमैरिड है, लेकिन एक बात और याद रखनी है आपने, अगर वो अनमैरिड है लास्ट डे पे, और कई बार क्या होगा कि अगर वो मैरिड है तब भी अगर उसने कुछ कंडीशन फुलफिल कर दी है तो उसको कंसीडर अनमैरिड माना जाएगा। वो हम आगे देखेंगे। अगर कोई पर्सन मैरिड है तब भी उसको अनमैरिड मानेंगे। वो कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशन है, वो हम आगे देखेंगे। तो वो उसको हम एच ओ एच क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इससे कुछ रूल देख लेते हैं एच ओ एच कैसे माना जाएगा। सबसे पहले 31 दिसंबर को उसका स्टेटस चेक करेंगे वो मैरिड है या नहीं है। सेकंड, अगर टैक्स पेयर अनमैरिड है और बाकी एच ओ एच रूल मीट होते हैं तो एच ओ एच पॉसिबल हो सकता है। कुछ रूल है वो हम देखेंगे तब ही एच ओ एच कंसिडर करेंगे। ऐसे ही आंख मीच के हमने एच ओ एच कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन है फाइलिंग स्टेटस में, जिसमें कंफ्यूजन भी होती है और दो तीन क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। अगर टैक्स पेयर मैरिड है तब भी कंसीडर अनमैरिड रूल से एच ओ एच मिल सकता है। अगर कोई टैक्स पेयर मैरिड है तब भी हम कुछ रूल देखेंगे जिससे उसको हम अनमैरिड मान लेंगे, मैरिड बंदे को भी अनमैरिड मान लेंगे। कुछ रूल है वो हम देखेंगे अभी। कंसीडर अनमैरिड रूल सेपरेट रिटर्न हाउस होल्ड सपोर्ट, स्पाउस अब्सेंस, क्वालिफाइंग चाइल्ड और डिपेंडेंसी रूल पर डिपेंड करता है। अभी हमने बताया कि भाई अगर हम किसी को एच ओ एच माने और उसको मान लो एक बंदा मैरिड है और उसको हम अगर कंसीडर अनमैरिड मानते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ हाउस होल्ड स्पोर्ट्स, कुछ स्पाउस अब्सेंस। वो रूल हम आगे देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग वो चलेगा। अगर स्पाउस टैक्स ईयर में कभी भी एन ए आर ए हो, मतलब नॉन रेजिडेंट एलियन है, तो एच ओ एच के लिए टैक्स पेयर को मैरिड ट्रीट नहीं किया जाता। मतलब कि अगर कोई स्पाउस किसी टैक्स ईयर में कभी भी एन आर ए नॉन रेजिडेंट एलियन है तो वहां पे उसको हम एच ओ एच मान सकते हैं। अब इससे कुछ रूल है। मैरिटल स्टेटस रूल के लिए कोई स्पेशल डॉलर लिमिट नहीं है, मतलब कि अगर वो मैरिड है तो उसके लिए कोई स्पेशल, उसके लिए कोई डॉलर लिमिट नहीं होती। लेकिन उसको एक हाउस होल्ड मेंटेन करना होता है और उसका 50% से ऊपर का, मोर देन 50%, मतलब कि मोर देन याद रखना है, 50% लिखा हो वो नहीं, मोर देन 50%, मतलब मोर देन 50% खर्चा देना होगा। और टैक्स पेयर को सेपरेट रिटर्न फाइल करना होता है। एच ओ एच के लिए क्या है? पहला तो टैक्स पेयर को हाउस होल्ड मेंटेन करना होगा और उसका 50% से ऊपर का खर्चा देना होगा। सेकंड, टैक्स पेयर को सेपरेट रिटर्न फाइल करना होगा। सेपरेट रिटर्न फाइल करना होगा, ज्वाइंट नहीं। अगर वो अपने स्पाउस से 6 महीने दूर है, लास्ट 6 मंथ,
लास्ट के 6 मंथ देखने हैं, जैसे दिसंबर का मंथ हो गया, नवंबर हो गया, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। तो ये देखने हैं, जनवरी फरवरी नहीं देखना है। लास्ट 6 मंथ, अगर स्पाउस से दूर है तो भी वो हाउस होल्ड मेंटेन कर सकता है। टैक्स पेयर के चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड या क्वालिफाइड फोस्टर चाइल्ड, अभी बताया था फोस्टर चाइल्ड का प्रिंसिपल होम मोर देन हाफ ईयर होना चाहिए। मतलब कि जिस हाउस होल्ड को वो मेंटेन कर रहा है, जिस घर को वो मेंटेन कर रहा है, जिसका 50% से ज़्यादा खर्चा दे रहा है, उसके चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड या फोस्टर चाइल्ड उस घर में 6 महीने से ज़्यादा रहने चाहिए। कितने महीने? 6 महीने से ज़्यादा। तो ये एक एक्स्ट्रा रूल आ गया क्यूएसएस से कि 6 मंथ से ज़्यादा चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड और क्वालिफाइड फोस्टर चाइल्ड ये उस घर में रहने चाहिए। और टैक्स पेयर को उस चाइल्ड को डिपेंडेंट के रूप में क्लेम करना पड़ेगा, तब ही वो उसका, जो अगर मान लो वो किसी चाइल्ड को डिपेंडेंट के रूप में क्लेम नहीं करेगा तो वो एचओएच नहीं ले सकता। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैरिड टैक्स पेयर फाइल सेपरेटली पे मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द होम। क्या लिखा हुआ है? हाफ, मोर देन हाफ कॉस्ट मेंटेन कर रहा है होम की, एंड लीव अपार्ट फ्रॉम द स्पाउस फॉर लास्ट 6 मंथ फॉर द ईयर, और अपनी वाइफ से भी 6 महीने से दूर रह रहा है। द होम इज द प्रिंसिपल होम ऑफ टैक्स पेयर चाइल्ड, और जो वो होम है वो उनका मेन घर है उन बच्चों का जिसमें वो रह रहे हैं, और मोर देन हाफ ऑफ द ईयर उसमें रह रहे हैं वो। एंड द टैक्स पेयर कैन क्लेम द चाइल्ड एज ए डिपेंडेंट, और जो टैक्स पेयर है वो उन चाइल्ड को डिपेंडेंट क्लेम कर रहा है, तो उसका स्टेटस क्या होगा? एचओएच होगा। एग्जाम ट्रैप में भी यही चीज लिखी हुई है सब, जो हमने अभी ऊपर उसमें देखी है। तो ये आपने सिर्फ गो थ्रू करना है। मेन हमने इसका देख लिया है। नोट समरी आप खुद से पढ़ लेना। मेरा जो काम है, मैं आपको मेन क्रक्स पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आएगा। बाकी सारी चीजें मैंने लिखी भी हुई है, वो सिर्फ आपने गो थ्रू करनी है। जिन चीजों को मैं आपको ज्यादा स्ट्रेस दे के पढ़ा रहा हूँ, आपने सिर्फ उनको ज्यादा कंसीडर करना है, लेकिन पढ़ना सारा है। अब अभी हमने बताया था कि एचओएच के लिए टैक्स पेयर को एक ऐसा घर मेंटेन करना होता है जो क्वालिफाइंग पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अडोब हो। अडोब मतलब रहने का स्थान। घर मेंटेन करने के लिए टैक्स पेयर को 50% से ज़्यादा कॉस्ट देनी होगी, और क्वालिफाइंग पर्सन या क्वालिफाइंग चाइल्ड हो सकता है क्वालिफाइंग रिलेटिव। जो क्वालिफाइंग पर्सन है या तो वो क्वालिफाइंग चाइल्ड होगा या फिर वो क्वालिफाइंग रिलेटेड होगा, रिलेटिव होगा। अब हमने आगे देखना है क्वालिफाइंग चाइल्ड कौन होंगे और क्वालिफाइंग रिलेटिव कौन होंगे। सबसे पहले, घर क्वालिफाइंग पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अडोब होना चाहिए, ये हमने देख लिया कि जो घर होगा वो क्वालिफाइंग पर्सन का प्रिंसिपल होम होना चाहिए। और टैक्स पेयर को हाउस होल्ड मेंटेनेंस कॉस्ट का 50% से ज़्यादा देना होगा। जो टैक्स पेयर है उसको अगर एच ओ एच के लिए क्वालिफाई करना है
तो 50% से ज़्यादा मेंटेनेंस उसका हाउस होल्ड का देना होगा। क्वालिफाइंग पर्सन या तो क्वालिफाइंग चाइल्ड हो सकता है या फिर क्वालिफाइंग रिलेटिव। दोबारा दोबारा अगर ये बातें आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब रूल, स्पेशल रूल 1, डिपेंडेंट पेरेंट के साथ टैक्स पेयर रहे या ना रहे फिर भी एचओएच के लिए क्वालिफाई कर सकता है। एक तो ये याद रखना है स्पेशल रूल। जो डिपेंडेंट पेरेंट होते हैं वो टैक्स पेयर के साथ ना भी रहेंगे तब भी वो एचओएच के लिए क्वालिफाई करेगा। मान लो एक टैक्स पेयर है, उससे पेरेंट है, वो उससे अलग रहते हैं लेकिन डिपेंड है उसके ऊपर। वो जरूरी नहीं है कि उससे घर में ही रहे, लेकिन जो चिल्ड्रन है, स्टेप चाइल्ड है या फोस्टर चाइल्ड है, वो मोर देन 6 मंथ होने चाहिए घर में, तभी वो कंसिडर किए जाएंगे। अदरवाइज वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है या किसी हॉस्टल में पढ़ रहा है तब भी वो घर में ही माना जाएगा। ये भी बात ही आपने याद रखनी है। अगर क्वालिफाइंग चाइल्ड टैक्स पेयर के साथ रहता है तो चाइल्ड डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। एक और बात याद रखनी है, जो ये स्पेशल रूल बने हैं ना, इनमें कुछ खास बात होगी तभी ये स्पेशल रूल बोला गया है। अगर क्वालिफाइंग चाइल्ड टैक्स पेयर के साथ रहता है तो चाइल्ड डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। अगर कस्टोडियल पेरेंट फॉर्म 8332 से क्लेम नॉन कस्टोडियल पेरेंट को दे दे, मतलब कि क्वालिफाइंग चाइल्ड है और वो टैक्स पेयर के साथ रहता है, मतलब कि उसका खुद का चाइल्ड नहीं है। उस अभी देखेंगे हम क्वालिफाइंग चाइल्ड क्या होता है। और वो उससे साथ रह रहा है तो वो उसको भी हम क्या मानेंगे, उसको, अगर वो उससे साथ रह रहा है, उसका मतलब कि उसका बच्चा नहीं है, तब भी उससे साथ रह रहा है, तो तब भी वो एच क्लेम कर सकता है। अगर कस्टोडियल पेरेंट का मतलब होता है कि मान लो हस्बैंड वाइफ है, वो अलग हो गए हैं और जो पेरेंट है वो अलग से बच्चा वाइफ के साथ रह रहा है, तो उसमें कस्टडी किसके पास है। अगर कस्टडी कस्टडी मान लो वाइफ के पास है और उसको तब भी एच जो बंदे के पास एच है उसको अपनी रिटर्न में दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा 8332। मतलब कि अगर हस्बैंड वाइफ का तलाक हो गया है और वाइफ के पास बच्चा है, लेकिन अगर वो आपसी सहमति से एक फॉर्म फिल कर देते हैं और जिसमें एच तो हस्बैंड क्लेम करना चाहता है तो उसको क्लेम कर सकता है। रूल हमने पढ़ ही लिया है। यही जो अभी ऊपर पढ़ा है सेम है, सारी चीजें सेम लिखी हुई है। अब क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर क्या होंगे जो कि उस घर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होंगे, जो अभी हमने बोला ना 50% से मोर देन 50% कॉस्ट। तो उस कॉस्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी कि वो उसका वो खर्चा उठा रहा होगा। तो वो जो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर होंगे जो एक घर को मेंटेन करने के लिए 50% से ऊपर का खर्चा मेंटेन करना है, अगर उसको एच का लिए स्टेटस लेना है, तो उसको जो खर्चे हैं वो कौन कौन से होंगे जो मेंटेन करने हैं।
अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है तो वो उसको क्लेम कर सकता है। कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, मॉर्गेज इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसको, अगर रेंट दे रहा है उस घर का, उसको भी क्लेम कर सकता है एक्सपेंडिचर, वो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर में आएंगे। अगर यूटिलिटी का बिल, बिजली का बिल और इससे रिलेटेड है, अपकीप आइटम जो भी है, मतलब कि खर्चे, रिपेयर, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और फूड कंज्यूम इन होम, अगर कोई ऐसे फूड वगैरह जो कि घर में कंज्यूम होते हैं, डेली नेसेसरी चीज़ें, वो इसमें इंक्लूड होंगे। लेकिन नॉन क्वालिफाइंग कॉस्ट जैसे कपड़े, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वोकेशंस, सर्विस बाय द टैक्स पेयर और सर्विस बाय द डिपेंडेंट, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। एच ओ एच के लिए इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन कहीं और ये आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कंसिडर किए जाएंगे एच ओ एच के लिए। जब भी हम एच ओ एच स्टेटस देखेंगे तो ये चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। अब आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ए टैक्स पेयर पे मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए होम फॉर टैक्स पेयर डिपेंडेंट चाइल्ड लीव फॉर द ईयर। मतलब कि एक टैक्स पेयर है जो कि मोर देन 50% से ऊपर की कॉस्ट मेंटेन कर रहा है, और उसका जो डिपेंडेंट चाइल्ड है वो उसके साथ पूरे साल रह रहा है। विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस काउंट टुवर्ड्स द हाउस होल्ड मेंटेन टेस्ट फॉर एच ओ एच। तो उसके लिए कौन सा खर्चा ऐसा है जो कि उसमें काउंट होगा? तो क्लोथ तो होगा नहीं, वेकेशन भी नहीं होगा क्योंकि अभी पड़ा है, मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ये भी नहीं होगा, सर्विस परफॉर्म बाय द टैक्स पेयर ये भी नहीं होगा, मॉर्गेज इंटरेस्ट एंड यूटिलिटी ये होगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ये क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर होता है। तो इस चीज़ को देखना है हमने। और एग्जाम का ट्रैप वही है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आएगा, क्लोथिंग दिया होगा, एजुकेशन, वोकेशन जैसे पर्सनल कॉस्ट काउंट नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है। 50% से ज़्यादा देना है। अगर 50% है, अभी बताया था 50 मोर देन 50% लेना, अगर 50% है तब भी क्वालिफाई नहीं होगा। डिपेंडेंट पेरेंट आपके साथ ना रहे तब भी एच ओ एच क्वालिफाई कर सकता है। वहाँ लिखा हो सकता है कि डिपेंडेंट पेरेंट आपके साथ होम में नहीं रहते, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, पेरेंट कहीं भी रह सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है। एच ओ एच के क्वालिफाइंग चाइल्ड को फॉर्म 8332 डिपेंडेंसी रूल को से कंफ्यूज मत करना। ये कस्टोडियल वाला फॉर्म है जो, उसको डिपेंडेंसी से कंफ्यूज मत होना। वो अगर वो ये फॉर्म भर के उसको कंसीडर कर सकता है डिपेंडेंट चाइल्ड के रूप में। कुछ समरी नोट है ये आपने देखने हैं। अब आ गया कि हम क्वालिफाइंग चाइल्ड की काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि क्वालिफाइंग चाइल्ड होता क्या है। तो यही इम्पोर्टेंट है, इसको देखना है बस, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से समझेंगे। क्वालिफाइंग चाइल्ड बनने के लिए क्या होता है? दो तीन टेस्ट होते हैं जो हमने देखने होते हैं, जिनमें एक टेस्ट है रिलेशनशिप टेस्ट। क्वालिफाइंग चाइल्ड बनने के लिए रिलेशनशिप टेस्ट पास करना होता है, ये बात ध्यान रखना। क्वालिफाइंग चाइल्ड बनने के लिए रिलेशनशिप टेस्ट पास करना होता है। चाइल्ड टैक्स पेयर का जो चाइल्ड है वो टैक्स पेयर का क्या, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, स्टेप सन भी हो सकता है, स्टेप डॉटर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, स्टेप ब्रदर भी हो सकता है, स्टेप सिस्टर भी हो सकती है, या इनमें से कोई का डिसेंडेंट हो सकता है। मतलब कि जो हमने क्वालिफाइंग चाइल्ड देखना है उसके लिए क्या, रिलेशनशिप टेस्ट। और रिलेशन में कौन कौन जुड़ जाता है किसी बंदे के साथ?
बेटा बेटी, स्टेप चाइल्ड, स्टेप डॉटर, ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, या उनके डिसेंडेंट। अब रिलेशन टेस्ट क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट में से एक है। रिलेशनशिप जो टेस्ट है क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट में से एक है। मतलब कि जितने टेस्ट होंगे ना क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए, उनमें रिलेशनशिप टेस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप आईआरएस द्वारा अलाउ की गई फैमिली कैटेगरी में फिट होना चाहिए। जो रिलेशनशिप है जो आईआरएस ने एक लिस्ट बना के दी है, उस कैटेगरी में अगर वो फिट होता है तो वो क्वालिफाइंग चाइल्ड माना जाएगा। अभी डिसेंडेंट बोला था हमने, तो डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? अगली जनरेशन, जैसे ग्रैंड चाइल्ड, नीस, नेपू। तो उनको क्या बोलते हैं हम? मतलब कि जो हमारी सिस्टर थी, या मान लो ब्रदर है, अगर उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चाइल्ड, तो उन सबको भी हम क्वालिफाइड चाइल्ड में इंक्लूड करेंगे। एच में अगर वो उससे साथ रह रहे हैं मोर देन हाफ ईयर, तो उसको हम उसमें कंसीडर किए करेंगे। अडॉप्टेड चाइल्ड को टैक्स पेयर का अपना चाइल्ड माना जाता है। सिर्फ रिलेशन टेस्ट पास करना काफी नहीं है, बाकी टेस्ट भी लग सकते हैं। अभी तो हमने स्टेप चाइल्ड के उसके लिए, क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए एक टेस्ट देखा, वो है रिलेशनशिप टेस्ट। पहला तो ये टेस्ट पास होना चाहिए, उसके बाद आगे के टेस्ट देखेंगे। अगर वो सब क्वालिफाई करते हैं तो ही हम एच ले सकते हैं। अब रिलेशनशिप टेस्ट के लिए कोई एक तो डॉलर लिमिट नहीं है कोई भी, कि कोई रिलेशन टेस्ट टेस्ट पास करना है तो उसके लिए कोई हमारी डॉलर लिमिट नहीं होती। दूसरा, दो ये 2025 के लाउड रिलेशनशिप कैटेगरी इस रूल के लिए सेम रहती है। मतलब जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं उसके लिए वो सेम रहेगी। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें थोड़ा और प्रैक्टिकल समझ में आएगा। ए टैक्स पेयर वांट टू क्लेम हर सिस्टर सन एज ए क्वालिफाइंग चाइल्ड। एक टैक्स पेयर है जो कि अपनी सिस्टर के बेटे को क्वालिफाइंग चाइल्ड क्लेम करना चाहता है। द चाइल्ड मीट द अदर रिक्वायर्ड टेस्ट, डज द रिलेशनशिप टेस्ट क्वालिफाई? तो अभी पढ़ा हमने हाँ, क्योंकि चाइल्ड जो है वो डिसेंडेंट है और टैक्स पेयर सिस्टर के लिए उसमें अप्लाई कर सकता है, तो ये कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम ट्रैप है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपने। कि ये अज्यूम मत करो कि सिर्फ सन और डॉटर क्वालिफाई करते हैं, पहली बात। दूसरी, याद रखो कि लिस्टेड रिलेटिव के डिसेंडेंट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जो अभी बताया हमने। रिलेशनशिप टेस्ट को एज, रेजिडेंसी या स्पोर्ट टेस्ट के लिए के साथ कंफ्यूज मत करो। एक टेस्ट पास कर लेना ऑटोमेटिकली चाइल्ड को क्वालिफाई चाइल्ड नहीं बनाता। मतलब खाली रिलेशनशिप टेस्ट पास कर लेने से कोई क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं बन जाता। और भी कुछ टेस्ट होंगे जो कि हमने अभी देखने हैं। दूसरे टेस्ट क्या आएगा? एज टेस्ट। क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए दूसरा टेस्ट हमने देखना होगा एज टेस्ट। कौन सा? एज टेस्ट। पहला कौन सा देखा? रिलेशनशिप टेस्ट, ठीक है। अब क्या देखेंगे? एज टेस्ट। एज टेस्ट में क्या देखना है कि जो चाइल्ड है, एक तो वो 19 साल से छोटा होना चाहिए। और याद रखना है कि 19 साल से छोटा होना चाहिए वो चाइल्ड, और वो टैक्स पेयर से भी छोटा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मान लो हमारी कोई सिस्टर है,
और मैं HOH क्लेम करना चाहता हूँ और मेरी सिस्टर का बेटा मेरे से बड़ा है मान लो, तो मैं उसको क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं मान सकता। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए एक तो एज मैटर करती है, 19 साल से छोटा हो। सेकंड हो टैक्स पेयर से छोटा हो। हाँ, 19 साल से ज्यादा हो सकता है अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट हो। अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो 24 साल से छोटा होना चाहिए, और फिर भी वो टैक्स पेयर से छोटा होना चाहिए। पहला, कि अगर वो 19 साल से छोटा है, और टैक्स पेयर से भी छोटा होना चाहिए। दूसरा, अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो 24 साल से छोटा होना चाहिए और टैक्स पेयर से छोटा होना चाहिए, तो क्वालिफाइंग चाइल्ड बन सकता है। लेकिन अगर वो चाइल्ड परमानेंटली या फिर टोटली डिसेबल्ड है तो फिर कोई एज लिमिट नहीं देखी जाती, तो उसको हम क्वालिफाइंग चाइल्ड मान लेंगे। यही सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट में, कि चाइल्ड की एज टैक्स ईयर के एंड पर चेक करेंगे। तो हमेशा टैक्स ईयर के एंड पे चेक होगा कोई भी चीज। चाइल्ड की एज 19 से कम हो और वो टैक्स पेयर से छोटा हो। अगर फुल टाइम स्टूडेंट है तो 24 से छोटा हो और क्वालिफाई भी करता हो। ज्वाइंट रिटर्न में चाइल्ड को टैक्स पेयर या स्पाउस से छोटा होना जरूरी है। परमानेंटली एंड टोटली डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। सिर्फ एज टेस्ट पास करना जरूरी नहीं है, और भी टेस्ट हो सकते हैं। मतलब कि अब तक हमने दो टेस्ट देखे हैं, एक तो रिलेशनशिप टेस्ट और एक एज टेस्ट। इसके अलावा भी हो सकता है क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए। अब तक कौन कौन से देखे हैं? एक तो एज टेस्ट देखा है और दूसरा देखा है रिलेशनशिप टेस्ट। लेकिन HOH के लिए और क्वालिफाइंग चाइल्ड के बनने के लिए और भी टेस्ट हो सकते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। ये एक छोटा सा यहाँ पे बना के दिया हुआ है, यहाँ से भी हम लास्ट डे पे इसको पढ़ सकते हैं कि 19 साल से छोटा होना चाहिए अगर फुल टाइम स्टूडेंट है, तो 24 से छोटा होना चाहिए, और अगर डिसेबल्ड है तो कोई एज लिमिट नहीं देखी जाएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए टैक्स पेयर वांट टू क्लेम हर 22 ईयर ओल्ड सन एज ए क्वालिफाइंग चाइल्ड। एक टैक्स पेयर है जो कि एक 22 ईयर ओल्ड सन को क्वालिफाइंग चाइल्ड क्लेम करना चाहता है। ही इज ए फुल टाइम स्टूडेंट। अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है और उससे साथ रहता है, एंड मीट अदर कंडीशन, और जितने भी टेस्ट हो सब फुलफिल कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा क्वालिफाइंग चाइल्ड, बिकॉज फुल टाइम स्टूडेंट में बी अंडर एज 24, क्योंकि उसकी जो एज है वो 22 साल है, और जबकि एज लिमिट 24 साल तक है, तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा। एग्जाम के ट्रैप भी यही है। एग्जाम में 24 साल दिया हो सकता है पूरा, ठीक है, तो अंडर 24 देखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। बस 19 दिया हो तो अंडर 19 देखना है हमेशा। ये दो ही बातें याद रखनी है। अब तक दो टेस्ट चेक कर लिए हमने क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए, एक रिलेशनशिप टेस्ट और दूसरा एज टेस्ट। अब थर्ड टेस्ट देख लेते हैं, प्रिंसिपल रेजिडेंस टेस्ट। क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए तीसरा टेस्ट क्या है? प्रिंसिपल रेजिडेंस टेस्ट। मतलब कि अगर हमें किसी को क्वालिफाइंग चाइल्ड क्लेम करना है कि वो क्वालिफाइंग चाइल्ड बनेगा, तो उसके लिए एक कंडीशन और है, वो है प्रिंसिपल रेजिडेंस टेस्ट। प्रिंसिपल रेजिडेंस टेस्ट, पहली थी रिलेशनशिप टेस्ट, दूसरी थी एज टेस्ट, तीसरी है प्रिंसिपल रेजिडेंस टेस्ट। मतलब
क्वालिफाइंग चाइल्ड के प्रिंसिपल रेजिडेंस टेस्ट के लिए चाइल्ड को टैक्स पेयर के साथ टैक्स ईयर में मोर देन हाफ ईयर रहना चाहिए। कितना? मोर देन हाफ ईयर रहना चाहिए। अगर क्वालिफाइंग चाइल्ड बनना है तो टैक्स पेयर के साथ उस चाइल्ड को उस रेजिडेंस में मोर देन हाफ ईयर रहना चाहिए। चाइल्ड और टैक्स पेयर को साल के कम से कम 50% टाइम साथ रहना चाहिए। ये 6 मंथ कंजिक्यूटिव होने जरूरी नहीं है। मतलब कि कोई बच्चा है, अगर वो 6 महीने से ज्यादा अगर टैक्स पेयर के साथ रह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो लगातार 6 महीने रहे। जनवरी से लेके अप्रैल तक रह सकता है, बीच में फिर वो अपना कहीं दूसरी जगह रह रहा हो। फिर वो उसने वो आ गया, मान लो अगस्त में आ गया और फिर दिसंबर तक रहा, तो मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा रहा तो कंसिडर कर लिया जाएगा क्वालिफाइंग चाइल्ड, और उसका प्रिंसिपल रेजिडेंस माना जाएगा फिर भी वो। तो उसके लिए कुछ रूल है। सबसे पहले चेक करो चाइल्ड साल के मोर देन हाफ ईयर कहाँ रहा है। अगर उससे साथ रहा है टैक्स पेयर के साथ तो वो माना जाएगा। टैक्स पेयर के घर टैक्स पेयर का घर चाइल्ड का प्रिंसिपल रेजिडेंस होना चाहिए। मतलब कि जो टैक्स पेयर का घर है ना, वो चाइल्ड का मेन घर होना चाहिए। पहली बात, प्रिंसिपल रेजिडेंस मतलब कि वो उसमें ज्यादातर उसी में रहता हो। मेन टेस्ट है ईयर के मोर देन 50% टाइम, मतलब मोर देन 50% टाइम वो उस घर में रहना चाहिए। बैक टू बैक मंथ रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये टेस्ट भी जरूरी नहीं है, और भी टेस्ट हो सकते हैं। क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए और भी टेस्ट हो सकते हैं। अब तक हमने 3 टेस्ट देख लिए हैं क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए। फर्स्ट टेस्ट हमने देखा रिलेशनशिप टेस्ट, सेकंड देखा एज टेस्ट, थर्ड देखा प्रिंसिपल रेजिडेंस टेस्ट। यानी कि और भी टेस्ट हैं, वो और देखने हैं अभी। मतलब 3 देख चुके हैं, अभी और भी कोई टेस्ट है, अभी वो देखेंगे हम। सेल्फ सपोर्टिंग टेस्ट, क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए जो फोर्थ टेस्ट है वो है सेल्फ सपोर्टिंग टेस्ट। मतलब कि सेल्फ सपोर्टिंग टेस्ट पास करने के लिए बच्चे ने टैक्स ईयर के दौरान अपने खुद के खर्चों का मोर देन 50% खुद से पे ना किया हो। अगर किसी बच्चे ने अपन उस साल में अगर अपना 50% से ज़्यादा खर्चा खुद उठाया है तो फिर वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं होगा। अगर उसने 50% से कम खर्चा किया है तो फिर वो, या फिर खर्चा ना ही किया हो तो ही वो क्वालिफाइंग चाइल्ड होगा। सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं टैक्स पेयर बच्चे को तभी क्लेम कर सकता है जब बच्चे ने अपना ओन स्पोर्ट का 50% से ज़्यादा खर्चा खुद पे ना किया हो। वही बात है कि बच्चे ने अपना खर्चा खुद ना उठाया हो तो ही वो सेल्फ सपोर्ट माना जाएगा। अगर उसने 50% से ऊपर उठा लिया तो फिर वो क्वालिफाइंग चाइल्ड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि सबसे पहले देखना होगा कि एक्चुअली बच्चे ने खर्चा कितना किया है। फिर ये देखना होगा कि कहीं उसने 50% से ज्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया। और स्पोर्ट में क्या क्या चीज आती हैं अभी हमने पढ़ा, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर और सिंपल नीड आती हैं। मतलब कि उस बच्चे ने अगर अपने फूड का, हाउसिंग का, क्लोथिंग का, एजुकेशन का, मेडिकल केयर का, ये सारी चीज़ें अपने ऊपर खर्च की हैं 50% से ज़्यादा, तो फिर वो क्वालिफाइंग की
उस चाइल्ड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर उससे कम किया है और टैक्स पेयर ने उससे 50% से ज़्यादा खर्चा किया है तो वो HOH बन सकता है और वो बच्चा क्वालिफाइंग चाइल्ड बन सकता है। तो तो इसमें जो फोकस होएगा वो बच्चे की ऑन स्पॉट पर होएगा, और बच्चे ने कितना पे किया है और कितना नहीं, ये डिपेंड करेगा। तो ये भी टेस्ट और भी टेस्ट हो सकते हैं क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए। तो अब तक हमने कितने पढ़ लिए? चार। फर्स्ट पढ़ा रिलेशनशिप टेस्ट, सेकंड पढ़ा एज टेस्ट, थर्ड पढ़ा रेजिडेंसी टेस्ट, और फोर्थ पढ़ा स्पोर्ट टेस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो डिपेंडेंट आएगा, जो कि यहाँ पे कवर नहीं किया है। आज के लिए हमने बस इतना ही रखा हुआ है, क्योंकि ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। डिपेंडेंट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैंने उसको अलग से दूसरी क्लास में उसको मैं कवर करूँगा। अभी मैंने इसके कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जो कि क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि HOH से रिलेटेड, क्वालिफाइंग चाइल्ड से रिलेटेड और रेजिडेंसी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन ये। और इसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं 15 प्लस 15 और 3 हो गए 18, 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 5 31, 31 और 2 33, 33 क्वेश्चन आपने ये करने हैं। आपने अगर ये 33 क्वेश्चन किए और इसको आपने सही ढंग से पूरा अच्छे से किया, और अगर कुछ ना समझ में आए, एक बार पूरे नोट्स को आप पढ़ोगे और मेरी इस क्लास को अगर आप दोबारा देखोगे, अभी हमने ये लगभग 1.5 घंटे की क्लास ली है, और अगर आप इसको डबल की स्पीड से भी देखोगे तो ये लगभग 45 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी क्लास, और 45 मिनट आपको दोबारा इसको पढ़ने में लगेंगे। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा, और आपके ये MCQ भी पक्के हो जाएंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आने हैं। बाकी हम इसको जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे अगली 2 क्लास में। इसको कंप्लीट करके फिर इसके जो प्रैक्टिकल MCQ है उसकी मैं आपको PDF और साथ में उसका एक वो दे दूंगा, जिससे आपको अपने स्कोर भी पता रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने गलत, और वो रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। तो अभी आपने ये करना है, और साथ में फिर हम इसकी संडे को अगर कोई डाउट आता है तो फिर हम उस डाउट को भी लेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो वो क्वेश्चन मेरे पास भेज देना, फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और इसको ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाती है। तो